सफेद चमकते दांत हमेशा ही हेल्दी होते हैं। कैसे होता है ये दांतों का दर्द, क्या क्या वजहें होती हैं? दर्द को आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि किस वजह से आपको दर्द है। अगर आपका ब्रश जोर से लग जाए और ब्रिसल्स मसूड़े को इंजर कर दें तो भी दर्द होता है, और मसूड़ों में अगर इन्फेक्शन है तो दर्द होगा ही। जब मसूड़े में कुछ फंस गया तो आपको लौंग का तेल इफेक्ट करेगा। हमारे आयुर्वेदा में ये सबसे पहले प्रचलित था, इसको बोलते हैं ऑयल पुलिंग। जोर से ब्रश या देर तक ब्रश करने से सफाई ज्यादा बेहतर होती है। फ्लॉसिंग का भी एक तरीका है, अगर आप उसे ढंग से नहीं करेंगे तो कई बार वो खून भी निकलने लग जाता है। देखिए, फ्लॉसिंग का तरीका मुश्किल है, उससे आप कई बार अपने गम्स को भी डैमेज कर लेते हो। जो एप्पल साइडर विनेगर होता है उसको भी ये कहा जाता है कि आप उसको स्ट्रॉ से लीजिए। एप्पल साइडर विनेगर तो बहुत ही एसिडिक है, कोई भी चीज ऐसी उसको स्ट्रॉ से लेनी चाहिए ताकि डायरेक्ट दांतों पे हिट ना करे। कैविटी की बात करेंगे, दांतों में जो सड़न होती है उसकी क्या रीजंस हैं? जोर से ब्रश करने की वजह से भी आप सेल्फ क्रिएट कर सकते हो कैविटी। इनेमल लेयर आपकी ब्रश से आप रिमूव कर रहे हो, उसकी वजह से भी ये होती है। लौंग का तेल दांतों के लिए बेस्ट? लौंग का तेल अगर कहीं दर्द हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज इट कैन कॉज अल्सर्स। नमक और जो सरसों का तेल है वो दांत पे रगड़ने से दांत सफेद हो जाते हैं। टीथ व्हाइटनिंग से जो है प्रॉब्लम होती है, ये पूरी तरीके से सेफ नहीं है। दांत पतले हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, ऐसा है क्या? क्या टीथ व्हाइटनिंग की जरूरत है? एक बार ही अगर आपने टीथ व्हाइटनिंग करा लिया तो आपको ये रेगुलरली कराना पड़ेगा। दांतों में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, दर्द हुआ या फिर जो भी है, इसका कनेक्शन जो है वो किसी सीरियस इश्यूज से होते हैं? किसी तरह का कैंसर है, ये एक डेंटिस्ट भी आइडेंटिफाई कर सकता है। कुछ इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली आपके हार्ट से लिंक्ड होते हैं, जैसे कुछ इन्फेक्शंस कैन कॉज अ हार्ट प्रॉब्लम। अगर हम आपसे पूछें कि आप कब डेंटिस्ट के पास गए थे, तो शायद आप लोगों का जवाब ये होगा कि जब दांतों में बहुत ज़्यादा दर्द था, या फिर दांतों से बहुत ज़्यादा खून निकल आया था, या फिर आपके मसूड़े सूज गए थे। कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जो सोच रहे होंगे कि जिनके थोड़े दांत खराब होंगे, वो तब गए होंगे जब उन्हें अपने दांतों को चमकदार बनाना होगा या बहुत सुंदर बनाना होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं जो कि ओरल हेल्थ को लगातार इग्नोर करते हैं। तो आज ये जो पॉडकास्ट है ना, ये उन लोगों के लिए है जो ओरल हेल्थ को पूरी तरीके से इग्नोर करते हैं। आज हम अपने इस पॉडकास्ट में जानेंगे ओरल हाइजीन के बारे में, किस तरह से अपने दांतों को स्वस्थ रखें, और क्या ओरल हेल्थ जो है वो आपके बाकी हेल्थ से जुड़ा है कि नहीं। इन सारी बातों के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है जानी मानी डेंटिस्ट डॉक्टर एकता चड्ढा। बहुत बहुत स्वागत है आपका मैम। थैंक यू वेरी मच विजया। मैं आज इस प्रोग्राम के ज़रिए और आपकी जितनी महिलाएं या यंग लड़कियां जो इस प्रोग्राम को देखती हैं, जो भी आपकी रीच है, उनको ये बताना मांगती हूँ कि स्माइल हमारे चेहरे का एक मान है जी। जब भी आप किसी को मिलते हैं तो आप सबसे पहले उसकी स्माइल देखते हैं जी। लेकिन एक अच्छी स्माइल को एक हेल्दी स्माइल से कंफ्यूज मत करिए, क्योंकि एक अच्छी स्माइल आपके अंदर कितना भी गम छुपा हो फिर भी आप एक अच्छी स्माइल दे सकते हैं, और उसके पीछे, उस मुस्कुराहट के पीछे सब कुछ छुपा सकते हैं। बट एक अच्छी स्माइल के लिए अंदर से खुशी, आँखों में स्माइल होना, दांतों से स्माइल से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मगर जो एक हम आज बात कर रहे हैं वो एक अच्छी हेल्दी स्माइल की बात कर रहे हैं जी। जो आपके दांतों पे फोकस करे, जो आपके हेल्थ पे फोकस करे। हम जितने भी बिज़ी होते हैं, हर लेडी के पास एक एक्सक्यूज़ होता है कि मैं बहुत बिज़ी हूँ अपना घर में, अपने बच्चों के साथ, अपने रूटीन में। मतलब हर एक कोई आपकी वो प्रायोरिटी ले लेता है और आप अपने आप को लास्ट प्रायोरिटी देते हो। जब आप अपने आप को लास्ट प्रायोरिटी दोगे तो आप अपने दांतों को फर्स्ट प्रायोरिटी कैसे दोगे? बहुत ही अच्छी बात बताई आपने डॉक्टर एकता। जो दांतों की मतलब जो स्माइल है ना, वो इम्पॉर्टेंट तो है, लेकिन वो अंदर से स्माइल आए तो ज़्यादा अच्छा है। एंड ओरल हेल्थ को सच में हम लोग बहुत बार इग्नोर करते हैं, जैसा कि आपको भी पता ही है कि बहुत से लोग एकदम बुरी कंडीशन में ही पहुंचते होंगे। तो आज हम बात करेंगे उस बारे में, हम लोग पूरी बातचीत करेंगे ओरल हेल्थ के बारे में। दर्द, दांतों का जो दर्द होता है ना, वो हम लोगों को कई बार पता नहीं चलता है।
हमें लगता है अचानक से दांतों में दर्द शुरू हुई, जैसे अभी 2-4 दिन पहले मेरे को बहुत दांतों में दर्द था, तो मैंने वो लौंग का तेल लगा लिया था। एंड वो लगा लिया था मैंने, तो 1-2 घंटे, 2-3 घंटे के बाद में मेरा मतलब मुझे ऐसा लगा कि वो ठीक हो गया है। तो उसके बारे में जानना चाहेंगे कि कैसे होता है ये दांतों का दर्द, क्या क्या वजहें होती हैं और उसको क्योर करने का क्या तरीका होता है? क्या ये घरेलू जो नुस्खे होते हैं, क्या वो ठीक करते हैं? जो दांतों में दर्द होता है जी। ना, वो ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम कोई इन्फेक्शन की वजह से हो। दोनों दांतों के बीच में एक इंटरडेंटल स्पेस होती है, अगर उसमें कुछ फंसा रह जाए तो भी दर्द होता है। अगर आपका ब्रश ज़ोर से लग जाए और ब्रिसल्स मसूड़े को इंजर कर दें तो भी दर्द होता है। दांत, किसी बच्चों को दांत जब इरप्ट होते हैं, तो जब दांत इरप्ट होते हैं तब भी दर्द होता है। अक्कल दाढ़ आती है तब भी दर्द होता है। तो दर्द को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि किस वजह से आपको दर्द है। और मसूड़ों में अगर इन्फेक्शन है तो दर्द होगा ही, मगर आपको ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि ये दर्द का रीज़न क्या है। बट जैसे कि आपने पूछा कि लौंग का तेल लगाया और वो ठीक हो गया, ये बहुत डेंटिस्ट भी, वी हैव अ थिंग कॉल्ड यूजिनॉल ऑयल विच इज़ बेसिकली एक प्योर, वो है क्लोव ऑयल ही है, लौंग का तेल ही है, जिसको हम कॉटन में लगा देते हैं। और आपको कई बारी अपने पास से भी, जब आप किसी डेंटिस्ट के पास भी जाओ तो आपको लौंग के तेल, लौंग का तेल इज़ अ वेरी, बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी इफ़ेक्ट होता है उसका, तो उसकी वजह से आपका दर्द चला जाता है अगर आप लौंग का तेल। सो अगर कोई मामूली चीज़ है, अगर आपको ब्रश से चोट लग गई, मसूड़े में कुछ फंस गया, तो आपको लौंग का तेल इफ़ेक्ट करेगा। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे सबको फोकस करके बताना मांगती हूँ कि अगर आप ये चीज़ अपनी लाइफस्टाइल में इसको ऐड कर लें, हर एक कोई जना ये इसको कर सकता है। इसको बोलते हैं ऑयल पुलिंग। हमारे आयुर्वेदा में, हमारे इंडियन सोसाइटी में ये सबसे पहले प्रचलित था। सबसे पहले ये ऑयल लेके आप, और आपको ज़्यादा देर, ये हर जगह मिथ है कि 15-20 मिनट करना है, कुछ ऐसा नहीं है। इट शुड बी डन लेस दैन 1 मिनट। तो आप सुबह कोई भी कोल्ड प्रेस्ड ऑयल ले लीजिए। आपके घर में भी कोकोनट कोल्ड प्रेस मिल जाएगा, आपको अमेज़ॉन पे भी या बहुत सी साइट्स पे, हर जगह आपको मिल जाएगा कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, चाहे वो तिल का हो, चाहे वो कोकोनट हो, चाहे सरसों का तेल हो। हमारे पुराने टाइम में कहते थे सरसों का तेल और नमक से कर लो। तो कोई भी चीज़, ऑयल, जैसे पूरी बॉडी को, पूरे बदन पे आप मॉइस्चराइज़र लगाते हो या कोई क्रीम लगाते हो, बालों में तेल लगाते हो, तो हर चीज़ को ऑयलिंग की ज़रूरत है। वैसे ही हमारे जो मसूड़े हैं उनको भी ऑयल की ज़रूरत है, ऑयलिंग की ज़रूरत है। तो अगर आप सुबह उठ के सबसे पहला काम ये करेंगे कि आप ऑयल पुलिंग करेंगे, तो उससे आपको कई फ़ायदे होंगे। जैसे कि अगर आपने सबसे पहला चीज़ ये है कि आपके मुंह में जितना बैड बैक्टीरिया है वो सब तुरंत बाहर आ जाएगा। जो आपका गट से जो गैसेस निकलती हैं और जो एसिड जो आपके मुंह में रहता है, जिसकी वजह से आपके मुंह में बदबू आती है जब आप सुबह उठते हो। आपको हमेशा ऐसे लगता है कि मैं जब सुबह उठती हूँ तो मेरा मुंह इतना फ्रेश नहीं है, इसलिए आप सुबह उठ के ब्रश करते हो। मगर आप ये एक ऑयल पुलिंग शुरू कर दो तो आपके लाइफ में बहुत चेंजेस आ जाए। आपको खुद फील होगा कि मेरे दांत ज़्यादा सफ़ेद हैं, मेरे मुंह की ब्रेथ बहुत फ्रेश है, मुझे कोई इन्फेक्शन, लोग मुझे पूछते हैं ना हम क्या करें जो हमें डेंटिस्ट के पास ना आना पड़े। मैं उनको अक्सर ये कहती हूँ आप ये ऑयल पुलिंग करो और आप रात को वाटर पिक यूज़ करो। मैं दोनों चीज़ के बारे में आपको डिटेल एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे इसको करना चाहिए, मगर ये दो चीज़ करने से आपकी लाइफ बदल जाएगी। ये जो अभी आपने बताया वाटर पिक, वो उसके बारे में बताइए, क्योंकि ऑयल पिलिंग तो मान लीजिए आपने जैसे बताया कि हम क्या क्या कौन कौन से ऑयल पिल, मतलब कौन कौन से ऑयल्स यूज़ कर सकते हैं। ऑयल पुलिंग एक बहुत ही अच्छा तरीका है जिससे कि आप अपने मसूड़ों को स्वस्थ रख सकते हैं। आप आधा चम्मच ऑयल ले लीजिए,
कोई भी कोल्ड प्रेस कोकोनट, तिल का तेल, कोलगेट हैज़ अ ब्रांड ऑल्सो कॉल्ड वेद शक्ति ऑयल, अवेलेबल है अमेज़ॉन पे भी। तो अगर आप कोई भी ऑयल ले लीजिए तो आप उसको मुंह में रखिए आधा मिनट के मतलब आधा मिनट से 1 मिनट तक आपको सब मुंह की उसको अच्छे से घुमाना है अपने मुंह में, और उसके बाद स्पिट आउट करना है। उसके बाद निकालने के समय आप ये एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप उसको सिंक में मत निकालें, ओके। बिकॉज सिंक ब्लॉक हो जाएगा ऑयल अच्छा। से। ओके। ऑयल से आपका सिंक ब्लॉक हो जाएगा, तो इसलिए आप उसको या तो अपने गार्डन में स्पिट कर दीजिए या कोई टिश्यू ले लीजिए, उस पर स्पिट करके उसको बिन कर दीजिए। अदरवाइज सो वो हाँ, आप अच्छे से उसको स्वर्ल करिए और उसको आप खुद देखेंगे कि विद इन अ मंथ योर टीथ आर वाइटर, आपके दांत ज़्यादा सफ़ेद हैं, आपके मसूड़ों में कोई दर्द नहीं है, आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हैं, आपका खाने का जो पाचन शुरू होता है वो मुंह से शुरू होता है, क्योंकि जो सलाइवा है वो सबसे पहले बोलस मुंह में बनाता है। तो जब आपका गुड बैक्टीरिया होगा माउथ में तो योर डाइजेशन विल इम्प्रूव। सो उसके ओरल ये एक ऑयल पुलिंग से आप अपने दांतों का, मसूड़ों का, गट का, अपनी ओवरऑल हेल्थ का बहुत अच्छा ख्याल रखेंगे अगर आप दिन की प्रक्रिया ऑयल पुलिंग से शुरू करेंगे। बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं कि ये मैं चाय पीने के बाद कर सकूं, नाश्ते के बाद कर सकूं, कब कर सकती हूँ? मैंने कहा आप कभी भी कर सकते हो। ये नहीं है कि आपको फर्स्ट थिंग करना है, मगर अगर आप फर्स्ट थिंग करते हो तो आपके गट पे बहुत अच्छा, आपके डाइजेशन में बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आता है। बट ये नहीं है कि आप कभी भी करोगे तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट 100% नहीं मिलेगा, 70% तो ज़रूर मिलेगा। लेकिन अगर आप सुबह उठ के ये आप अपनी नियम में ऐड कर सकते हो तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ओके। और रात को सोने से पहले अगर आप वाटर पिक इस्तेमाल करें, ये एक साइंटिफिक डेटा है कि दांतों के बीच में जो खाना फंसता है उसकी वजह से ज़्यादातर बीमारियां फैलती हैं। सारे मसूड़ों में कीड़ा लगना, मतलब दांतों में कीड़ा लगना, मसूड़ों से ब्लीडिंग होना, ये सब खाना फंसने की वजह से होता है। तो एक आप उसके लिए इंटरडेंटल फ्लॉस आता है, फ्लॉस से आप दांतों के बीच में खाना निकाल सकते हो, या इंटरडेंटल ब्रशेस आते हैं और वो वेरियस साइजेस के होते हैं, थोड़े वाइड भी होते हैं, नैरो भी होते हैं। तो जितना आपका स्पेस है दांतों के बीच में उसके हिसाब से आप ब्रश यूज़ कर सकते हैं। वो अगर आपको ना समझ आए तो आप अपने डेंटिस्ट से भी पूछ सकते हैं कि आपको कौन सा वाला वाइड सूट करता है या एंगुलर, उनके डिफरेंट साइजेस होते हैं। वो आप ब्रश कर सकते हो, फ्लॉस कर सकते हो, मगर उससे भी आसान तरीका है वाटर फ्लॉसिंग का। वाटर फ्लॉसिंग इज़ अ गैजेट, एक तरह का, जिसमें बॉटल की टाइप का एक बैटरी ऑपरेटेड ब्रश की तरह दिखता है। नीचे उसमें एक बॉटल होती है जिसमें आप पानी भर लीजिए और उसकी डिफरेंट इंटेंसिटी होती है, मतलब लाइट, मीडियम, इंटरमिटेंट, और कई वाइब्रेशन से वो पानी आता है और आप उसको अपने अच्छी तरह से मुंह में घुमाइए तो जितना भी दांतों के बीच में खाना फंसा हुआ है वो सब निकल आएगा। मैं आपको गारंटी कर सकती हूँ कि आप रात को ब्रश करिए और उसके बाद वाटर पिक यूज़ करिए, आप हैरान हो जाएंगे खुद देख के कि कितना खाना ब्रश करने के बाद इन वाटर फ्लॉसर के से निकला है। बहुत लोगों को नहीं पता ये चीज़, क्योंकि कुछ लोग हैं जो मतलब ऑब्वियसली रात को, तो अभी आपने बताया ना कि वाटर जो अभी आपने जो बताया, वाटर पिक है जी, वो एक ऐसी प्रक्रिया है। हमारे को अब हम काफ़ी सालों से, मुझे भी 30 साल हो गए हैं काम करते हुए, हम बता रहे हैं लोगों को कि भाई आप सुबह शाम ब्रश करो। सो 90% लोगों को स्कूलों में भी सिखाया जाता है कि 2 बारी ब्रश करना चाहिए। लोगों को ये पता है कि 2 बारी ब्रश करना चाहिए, सुबह भी और रात को भी। बट मैं आपको ये बता रही हूँ, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि अगर आप ब्रश करने के बाद भी वाटर पिक यूज़ करेंगे, आप खुद देखेंगे कि कितना खाना अभी भी दांतों के बीच में फंसा हुआ है। सो जो लोग 90% जिनको
प्रॉब्लम होती है इन्फेक्शन की या दांतों में और जो खाना फंसने से, वो सब इसी वजह से होती है कि वो जो इंटरडेंटल स्पेसेस में खाना जो फंसा रह जाता है, जो वाटर पिक किए बिना नहीं निकलता है, या तो आप फ्लॉसिंग करिए, बट अगर आप वाटर पिक करते हैं तो आपका वो बहुत अच्छा हेल्दी और क्लीन माउथ में वो आपको बहुत हेल्प करता है। ओके। एंड अभी जैसे अभी आपने फ्लॉसिंग की बात की, तो फ्लॉसिंग का भी एक तरीका है, अगर आप उसे ढंग से नहीं करेंगे तो कई बार वो खून भी निकलने लग जाता है। जैसे मैंने ना कई बार ट्राई किया था बट मुझसे नहीं हुआ। देखिए, फ्लॉसिंग का तरीका मुश्किल है जी। क्योंकि उसको थ्रेड को पकड़ना, और उससे आप कई बार अपने गम्स को भी डैमेज कर लेते हो। वाटर फ्लॉसर इसलिए बहुत इजी है क्योंकि आप उसको डैमेज नहीं कर सकते हो, मगर अगर फ्लॉसिंग करते समय आपके मसूड़े से खून आ रहा है, इसका मतलब है कि वहाँ पे कुछ खाना फंसा हुआ है, इसका मतलब है कि आपके मसूड़े वीक हैं, इसको हेल्प की ज़रूरत है। तो वो आपका एक साइन है कि आपको अब डेंटिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है। जी। ज़रूरी नहीं है कि जब दर्द हो तब जाइए, आपको तब जाना है जब ये आपको अर्ली वार्निंग साइंस दिख रहे हों कि ये चीज़ में आपको अब आना चाहिए। ओके। एंड मसूड़े का अभी जब जैसे आपने बताया कि दांतों में दर्द या फिर मसूड़े से खून आना, ये सब मतलब अगर हम तेज़ ब्रश कर देते हैं या फिर और भी प्रॉब्लम जो होती है उसकी वजह से होता है। एक होता है मसूड़ा सूजना। मसूड़ा कई बार ऐसा होता है कि एक तो विजडम टीथ की वजह से भी हो जाता है, कई बार ऐसे ही मसूड़ा जो है वो सूज जाता है, या एक पर कभी दांतों पर वो चढ़ जाते हैं कुछ स्किन वगैरह, हाँ हाँ, तो उससे भी खून निकलता है एंड बहुत दर्द होता है वो, तो सी उसके वो बारे में जो बताइए। है ना, जी। इट इज़ कॉल्ड अ पेरियोडोंटल पॉकेट। ओके। जो दो दांतों के बीच में जो जगह होती है वो पेरियोडोंशियम की होती है। दैट मीन्स वो आपके मसूड़े का एक पार्ट होता है जिसमें होती है। अगर उसमें कुछ खाना फंसा रह जाए और काफ़ी दिनों तक रह जाए तो उसमें इन्फेक्शन भी हो जाती है। बट अगर आप शुरू में ही ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लो कि ये आपका कुछ फंसा रह गया है, आप वाटर फ्लॉसर यूज़ करो, आप ऑयल पुलिंग करो, अगर नहीं निकला तो आप इंटरडेंटल फ्लॉस यूज़ करो, इंटरडेंटल ब्रश से निकालो, आपको ये सब प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अक्सर लोग मुझसे ये पूछते हैं कि हमें, देखिए मैं तो 2 टाइम भी ब्रश करती हूँ, मेरे हस्बैंड तो 2 टाइम भी ब्रश नहीं करते, मगर उनको कुछ नहीं होता, मुझे ही हाँ। होता है। कुछ लोग होते हैं कि मैं तो ब्रश भी नहीं करता बट मेरे दांत वैसे ही अच्छे हैं। वो चीज़ है एक, इट इज़ कॉल्ड द पीएच ऑफ योर सलाइवा। जो पीएच होता है पानी का एक बैलेंस्ड होता है 7, है ना। सो अगर आप अल्कलाइन हो या एसिडिक हो, कई बार ये होता है ना, कुछ लोग होते हैं जो आप सुबह उठ के आपको लगता है कि मेरे को बहुत एसिडिटी हो रही है, तो आपका बहुत एसिडिक फ्लोरा है। एनीथिंग विच इज़ 1 to 7, 1 की तरफ बहुत एसिडिक होता है, 1 2 3 4। कुछ लोग होते हैं सुबह उठ के सबसे पहले नींबू पानी पीते हैं, गर्म पानी में नींबू डाल के पीते हैं कि उनको लगता है कि उनको वेट लॉस में हेल्प करता है। बट अगर जिन लोगों का बहुत एसिडिक फ्लोरा होता है और वो फिर और ज़्यादा नींबू पानी वगैरह लेते हैं, तो उनके दांतों में इरोजन टाइप की चीज़ें होती हैं। कुछ लोग होते हैं वाइन पीते हैं और उसके बाद तुरंत जाके ब्रश कर देते हैं, तो वाइन ऑलरेडी एसिडिक है और आप उसके बाद तुरंत ब्रश कर रहे हैं तो आप इनेमल को और इरोड कर रहे हैं। तो लोगों को सही तरीका नहीं पता कि क्या चीज़ एसिडिक है, किसके बाद हमें क्या खाना चाहिए, क्या कैसे रिंस करना चाहिए, वो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ चीज़ें होती हैं जैसे ब्रोकली है, एवोकाडो है, ये एक आपका बॉडी में अल्कलाइन सिस्टम, टोमेटोज़, जो चीज़ें आपकी अल्कलाइन को बढ़ाती हैं, वो चीज़ें आपके खाने के लिए, आपके दांतों के लिए, आपके पीएच ऑफ द ओरल कैविटी के लिए वो बहुत ज़रूरी है। ओके। सो ये पीएच फैक्टर अगर आपके में बेसिक है, मतलब एसिडिक नहीं है, तो वो आपको कम कैविटीज़ होती हैं, कम इरोजन होता है। सो ये आपके खाने के ऊपर, ये आपके लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंडेंट है कि आपका बेसिक पीएच ऑफ द सलाइवा क्या है। ओके।
ये इतनी बारीकी से ऑब्वियसली नहीं लोगों को पता है। जैसा कि अभी आपने बताया कि पीएच जो होता है उससे हमारे ओरल हेल्थ कितना ज़्यादा प्रभावित होता है एंड ओवरऑल हेल्थ। एक चीज़ अभी आपने बताया ना नींबू पानी वगैरह, इसके बारे में भी आपने बताया कि कैसे ये भी नुकसान करता है अगर आपके दांतों को, अगर आपने उसको सही तरीके से नहीं लिया, अगर आपको नहीं पता चला कि आप एसिडिक हैं तो आपको ये नुकसान करेगा। एंड इस एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगी, ये जो एप्पल साइडर विनेगर होता है वो भी उसको भी ये कहा जाता है कि आप उसको आप स्ट्रॉ से लीजिए क्योंकि डायरेक्ट दांतों में जाएगा। तो आप ये बताइए कि जो हम स्ट्रॉ से लेंगे तो वो भी तो मुंह में ही जाएगा, तो क्या उसके बाद क्या किया जाए, या एप्पल साइडर विनेगर ना ही लिया जाए? क्योंकि कई बार होता है कि लोग लेते हैं, वेट लॉस के लिए भी लेते हैं एंड डायबिटीज़ जो डायबिटिक्स होते हैं वो भी लेते हैं। सी जो ये जितनी चीज़ें हैं ना, ये एप्पल साइडर विनेगर हमें बहुत साल हो गए, मुझे तो 30 साल हो गए बोलते हुए ये कि भाई जब भी आप अपना एप्पल साइडर विनेगर तो बहुत ही एसिडिक है। मैं तो कहती हूँ जब भी कोई आप एरिएटेड ड्रिंक पिएं, कोई भी कोलाज पिएं, कोई भी जैसे सोडा वाटर भी पिए, वाइन पिए, वाइट वाइन पिए, कोई भी चीज़ ऐसी उसको स्ट्रॉ से लेनी चाहिए ताकि डायरेक्ट दांतों पे हिट ना करे। आपने देखा है कि जो लोग स्मोकर्स होते हैं ना, उनके दांतों में अंदर की तरफ स्टेन्स होते हैं। जो लोग सिगार पीते हैं उनके दांतों में बाहर की तरफ स्टेन्स होते हैं। तो देयर इज़ अ डिफरेंस। तो अगर आप वही चीज़ अप्लाई करें कि आपको, अगर आप स्ट्रॉ से पी रहे हो तो आप डायरेक्टली इंजेस्ट कर रहे हो तो उसका इफ़ेक्ट आपके दांतों पे कम आएगा। तो ये बात सही है कि अगर आप कोई भी चीज़ एसिडिक ले रहे हैं, मतलब आपकी हैबिट है कि आप नींबू पानी ही पी रहे हैं। मैं तो बहुत से लोगों के पास ऐसे ट्रीट करती हूँ जो बहुत सालों से नींबू के शॉट्स ले रहे हैं आफ्टर एवरी मील, या एप्पल साइडर विनेगर के शॉट्स ले रहे हैं ताकि वो वेट लॉस में उनको हेल्प करे, मगर उससे आप अपने दांतों को इरोड कर रहे हो। दांतों का इरोजन हो रहा है क्योंकि जो इनेमल है वो स्लोली इरोड करता है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगी, एक नॉर्मल टॉयलेट क्लीनिंग का। हम सब टॉयलेट क्लीन करते हैं, मगर जहाँ पे भी आप कोई एसिडिक से कोई स्टेन हो जाता है, आप कोई एसिड डाल के क्लीन करते हो तो वो उस टाइम तो बहुत क्लीन दिखता है, मगर आपने एक बारी वो एसिड डाल दिया तो वो एरिया हमेशा के लिए थोड़ा येलोइश हो जाता है, वो कभी वापस सही नहीं हो पाता है क्योंकि उसका जो एक परत है वो पूरी इरोड हो चुकी है। हम वही चीज़ करते हैं अपने दांतों के साथ, अगर हम उसको एक लेयर इरोड हो जाती है पूरा का पूरा एक सरफेस नया आने में। आप अपने दांतों को, आप कंप्लेन करते हो ना, मैं कुछ भी ठंडा खाऊं, कुछ भी गर्म खाऊं तो मुझे ठंडा गर्म लगता है, क्योंकि वो इनेमल इरोड हो गया है और वो डेंटिन बहुत सेंसिटिव हो जाता है। सो दैट, उसको अवॉइड करने के लिए आप जितना भी खाना हेल्दी खा सको, अल्कलाइन ले सको, वो आपके लिए बेटर है। अभी हम लोग अब कैविटी की बात करेंगे, दांतों में जो सड़न होती है उसकी क्या रीजंस हैं? जैसे कि आपने कुछ कुछ तो बताया, लेकिन थोड़ा सा डिटेल्स में जानेंगे और कैसे ठीक करें, कम से कम इसके 5 उपाय जो होते हैं वो बताइएगा। देखिए, इस जो कैविटी होती है जो दांतों में, वो 90% खाना फंसने के कारण होती है। आपको हमेशा जो कैविटी होती है, उनके कहाँ वो कैविटी हो रही है, अगर दांत के बीच में हो रही है या साइड में हो रही है, उससे ही आपको पता चल जाएगा कि ये कैविटी की वजह क्या है। कईयों को आपको कैविटी दिख ही नहीं रही है, आपको ऊपर से दांत बिल्कुल सही दिख रहा है, मगर वो कैविटी रूट एरिया में हो रही है। इसका मतलब कुछ खाना फंसा रहा है, उसकी वजह से ये कैविटी हुई है। कुछ कैविटीज़ होती हैं जो दांतों के सरफेस के बीच में होती हैं, तो इसका मतलब है कि कुछ दांतों के ऊपर चिपका रहा होगा। मतलब जैसे दांतों के सरफेस में ये जो, मतलब जिससे हम चबाते जैसे हैं, आप चबाते हो, जैसे ओके, चबाते हो, हाँ, तो उसके सरफेस में बीच में कई बारी कैविटीज़ होती हैं। तो वो कैविटीज़ होती हैं जब आपका हाइजीन लेवल ठीक नहीं है। इसका मतलब कुछ आपने चबाया और कुछ आपके दांतों पे चिपका रह गया जिसको आपने ब्रश करके नहीं निकाला, वो ब्रश ना करने की वजह से हुई।
कुछ कैविटीज़ होती हैं खाना फंसे रहने की वजह से होती हैं, कुछ कैविटीज़ होती हैं क्योंकि आपका पीएच जो है सलाइवा का वो बहुत ज़्यादा एसिडिक है और वो दांत को इरोड करता है। तो कुछ कैविटीज़ इरोजन की वजह से होती हैं, कुछ कैविटीज़ ऐसी भी होती हैं जिनको हम बोलते हैं एबफ्रैक्शन की वजह से हुई है। ये कैसे? ये एबफ्रैक्शन की वजह से ऐसे होती हैं कि जब आप दांत आपके आपस में हिट मीट करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर उनका एक अक्लूजन पैटर्न होता है, मगर वो एक दूसरे को अगर हिट करते हैं तो वो सर्वाइकल एरिया से वो चिप ऑफ हो जाती है। तो वो जो कैविटीज़ वहाँ पे बनती हैं जो दांतों के सर्वाइकल एरिया पे, इंसाइजल एरिया वो होता है जो दांत आपको दिखता है, सर्वाइकल एरिया वो होता है जो मसूड़ों के पास होता है। तो ऊपर ऊपर कई लोगों को कैविटी नज़र आती हैं, 2000 क्लास 5 कैविटीज़, वो एब्फ्रैक्शन की वजह से भी होती हैं, जोर से ब्रश करने की वजह से भी आप सेल्फ क्रिएट कर सकते हो कैविटीज़। ओके। अगर आप ब्रशिंग का आपका तरीका ठीक नहीं है और आप ब्रश बहुत ज़ोर से करते हो तो जो इनेमल लेयर आपकी ब्रश से आप रिमूव कर रहे हो उसकी वजह से भी ये होती है। ओके। तो अभी ये जो कैविटी की बात आपने बताई, इसको ठीक करने के कोई उपाय बताइए, 3 या 4 उपाय जो भी मतलब ऐसा लगे कि वो बिल्कुल ठीक है और हम वो ईजिली कर सकते हैं। देखिए, एक बारी कैविटी हो गई तो आपको डेंटिस्ट के पास ही जाना पड़ेगा उसको रिस्टोर करने के लिए। और ना हो इसके लिए? हाँ, ना हो उसके लिए मैं आपको 5 चीज़ें ज़रूर बता सकती हूँ, मगर अगर एक बारी कैविटी हो गई तो आपको उसको उस पर फिलिंग करानी ज़रूरी है। अगर आप फिलिंग नहीं करते हो तो आप 2-3 चीज़ें जो खुद से कर सकते हो। आजकल कुछ टूथपेस्ट हैं, जैसे उनका नाम है रीमेन या रीजेनरेट, ये जो खोया हुआ इनेमल होता है उसको रिप्लेस कर लेती है कुछ टूथपेस्ट। तो उनको आप दांतों के ऊपर लगा के 3-4 मिनट छोड़िए और फिर ब्रश करिए, तो उससे आपके दांत स्ट्रॉन्गर होते हैं। आजकल कुछ चीज़ें हैं लाइक जीसी मूस आता है एक, वो भी आपके दांतों को मजबूत करता है ताकि उसमें कैविटी ना हो। कुछ जो छोटे बच्चे होते हैं टिल द अबाउट एज ऑफ अबाउट 18, आप फ्रॉम 6 to 18 यू कैन डू ऐसा, देर इज़ अ पिट एंड फिशर सीलेंट आते हैं कि जैसे आप वैक्सीन लगाते हो, आपको किसी चीज़ के लिए आपने वैक्सीन लगाई कि आपको ये बीमारी ना हो, तो ये 2 साल के लिए वैलिड है, ये 3 साल के लिए वैलिड है, ये चिकन पॉक्स की, ये इसकी आप लगाते हो ना वायरल के लिए वैक्सीन लगाते हो, होते हैं जो, हाँ, जो डोजेस होते हैं। उसी तरह से ये पिट एंड फिशर सीलेंट होते हैं जो आप दांतों पे अपने बच्चों के, स्पेशली जब उनकी एज ऐसी होती है कि वो खुद से अच्छे से ना ब्रश कर पाए, तो आप एक सीलेंट लगवाते हो तो उससे आपके दांतों में कैविटी नहीं होती है। ओके। सो कैविटी नहीं होने के लिए आप अच्छे से ब्रश कर सकते हो, आप अडल्ट हो, आप अंडरस्टैंड करते हो, आप ऑयल पुलिंग कर सकते हो, आप ये टूथपेस्ट जो आती हैं ये रीमेन, रीजेनरेट, ये सब जो एक कैल्शियम लेयर होती है, फॉस्फेट लेयर होती है दांतों के ऊपर जो इनेमल को स्ट्रॉन्ग करती है, आप वो यूज़ कर सकते हो। आप जीसी मूस जैसी चीज़ें हैं वो यूज़ कर सकते हो। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो, और आप एक हेल्दी हैबिट, एक रूटीन बना लो कि आपने दिन में 2 बारी ब्रश करना ही है, तो उससे भी आप कैविटीज़ अवॉइड कर सकते हो। तो बहुत से तरीके हैं कि आप डेंटिस्ट के पास, क्योंकि आज तक मुझे कोई ऐसा नहीं मिला कि नहीं मैं बहुत आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि मेरे को डेंटिस्ट को ही मिलने जाना है। आप डेंटिस्ट के पास तभी जाते हो जब आपको कोई प्रॉब्लम होती है। ये हेल्दी हैबिट्स अगर आप बचपन से इनकलकेट करो अपने आप में, बच्चों में, तो ये बहुत हेल्प करेगी आगे जाके हमारी सोसाइटी को, हमारे बच्चों को। जाके जैसे लोग हैं उनको खुद ही नहीं पता कि सही तरीका क्या है ब्रशिंग करने का। मैं अगर 90% पेरेंट्स से पूछूंगी ना तो उनको भी नहीं पता होगा। मैं स्कूलों में जाके, बहुत से ऐसे कंपनीज हैं जो बहुत से कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं कि हम सही एक इन्फॉर्मेशन दे सकें कि ब्रश कैसे करना है। तो
तो अभी हमारे पास ब्रश तो नहीं है, लेकिन आप कुछ ऐसे बता सकती हैं कि उसको पकड़ने का तरीका क्या है, एंड ऐसे करके फिर उसको किस तरह से उसको लगाएं? थोड़ा सा आप एक बार एक्शन में बता मैं दीजिए। आपको एक बहुत सिंपल तरीका बताना मांगती हूँ। आपके दांत के 3 सरफेस होते हैं। एक बाहर की तरफ से जिसको बक्कल सरफेस बोलते हैं, एक अंदर की तरफ से जिसको लिंगुअल सरफेस बोलते हैं, और एक दांतों के ऊपर जिसको अक्लूजल सरफेस बोलते हैं। तो जो आपका ब्रश है, सबसे पहली चीज़ उसका साइज़ ये होना चाहिए, वो मीडियम हार्ड या सॉफ्ट होने की ज़रूरत नहीं है। एक लोगों को ये गलत वो है कि मीडियम हार्ड, मैं सॉफ्टी ब्रश यूज़ करूँगा नहीं तो मेरे मसूड़ों से खून आता है। मसूड़ों से खून आता है क्योंकि आपके मसूड़े स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। तो आप एक नॉर्मल ब्रश से जो आपके 3 दांतों को कवर करे, और आप 3 सरफेस पे, बाहर से, अंदर से और ऊपर से, अगर ब्रश को आप 45 डिग्री एंगल पे रखो और सर्कुलर मूवमेंट में चलाओ, तो टोटल 3 मिनट में 45 डिग्री, ब्रश को कभी सीधा नहीं रखना है। अगर आप सीधा रखोगे तो यू आर क्रिएटिंग सेल्फ क्रिएटिंग कैविटीज, और आप अपने मसूड़े को भी रिसीड करोगे। तो थोड़ा ब्रश को 45 डिग्री एंगल पे रखें, और उसको आप ब्रश की 3 दांतों के सरफेस पे, 3 दांत कवर हो जाते हैं एक ब्रश के उससे, और आप उसको सर्कुलर मूवमेंट में चलाइए, तीनों सरफेस कवर करिए, और 2 से 3 मिनट में आपके दांत बिल्कुल साफ होंगे। बल्कि आजकल ऐसे ब्रशेस आते हैं जिसमें टाइमर ऑलरेडी फिटेड है कि आपको 3 मिनट के लिए करना है, आपको कितनी देर। इसके ऊपर तो मैं 1 घंटे का अलग से पॉडकास्ट बन सकता है। बिल्कुल बात करेंगे उसके बारे में भी, बिल्कुल। हाँ, क्योंकि कैसे ब्रश करना चाहिए, कौन सा ब्रश सही है, कैसा। जी बिल्कुल बात करेंगे उस पर भी। एक अभी आपने जो मुझे एक चीज़ बताया, जो एक टूथपेस्ट वाली बात, आई थिंक बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी, जो आपने बताया कि हम एक टूथपेस्ट में, अभी आपने एक वर्ड रीमेन आपने कहा ना, वो रीमेन के बारे में, तो वो किस टूथपेस्ट में हो सकता है, या फिर कोई खास? नहीं, ऐसा टूथपेस्ट आते हैं, उनका ब्रांड का नाम है रीमेन। ओके। ब्रांड का नाम है रीजेनरेट। ये सब दांतों का ना कैल्शियम फॉस्फेट लेवल जो उनके इनेमल को स्ट्रॉन्ग करता है, ये इसको दांतों पे अप्लाई करके छोड़ दीजिए, और उसके 2-3 मिनट के बाद ब्रश करिए। उससे दांतों का जो इनहेरेंट कैल्शियम होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है, जिससे दांतों में सेंसिटिविटी या कीड़ा लगना, ये प्रॉब्लम्स कम होती हैं। एक चीज़ होती है कि बार बार ना मुंह में छाले हो जाते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि पेट की गर्मी की वजह से होता है, या फिर कुछ लोग कहते हैं कि मैंने किसी का जूठा खा लिया, मतलब वो भी ऑब्वियसली वो मिथ ही होगा, आई थिंक आप बताएंगे ज़्यादा बेहतर तरीके से। तो ये जो मुंह में छाले होते हैं, क्या ओरल हेल्थ की प्रॉब्लम की वजह से या पेट की वजह से, कुछ उसके बारे में बताइएगा। जो मुंह में छाले होते हैं उनके काफ़ी रीजंस होते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर तो एक स्ट्रेस है। ओके, ठीक है। बहुत से लोगों को स्ट्रेस रिलेटेड अल्सर्स होते हैं, बहुत से लोगों को गट रिलेटेड अल्सर्स होते हैं, बहुत से लोगों को कुछ, मतलब आप एलर्जीज भी होती है। आप डेंटिस्ट के पास गए और अगले दिन आपके मुंह में छाले हो गए, क्योंकि वो ग्लव्स से या पाउडर से, उनसे भी छाले हो जाते हैं। लोग बहुत सेंसिटिव उनको फील होता है। तो ये बात सही है। कुछ लोग को लगता है कि हमने किसी का जूठा खा लिया तो हो गया, वो इतना वहम करने की ज़रूरत नहीं है। बट इट इज़ ऑलवेज़ बेटर कि आप जो भी चीज़ यूज़ करें, आपके हाथ क्लीन होने चाहिए। जो भी आप खाना खा रहे हैं, जो भी चीज़ आप अपने मुंह में डाल रहे हैं, मुंह एक आपके गेटवे ऑफ इंडिया की तरह है, पूरी बॉडी का एक गेटवे है। आप कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी डाल रहे हैं, वो आप अपने मुंह से डाल रहे हैं। तो कोई भी इन्फेक्शन, जब कोविड भी हुआ था तो मैंने पूरे कोविड में काम किया, तो मैंने कहा, लोगों ने मुझसे पूछा कि भाई आपको डर नहीं लगता, आपने कैसे इसको फेस किया? मैंने कहा, मुझे इतने सालों से आदत है कि जब भी मैं कहीं पे भी जाती हूँ, सारा दिन अगर काम करके जाती हूँ, तो फर्स्ट थिंग बिफोर आई डू इज़ कि एक आपने शावर लेना ही है।
आपने अपने हाथ साफ करने ही हैं। उसको करे बिना अगर आप कोई भी चीज़ अपने मुंह में डालोगे तो ये आपको कोई ना कोई तरह का इन्फेक्शन होगा ही होगा। जो ये अल्सर्स हैं, ये स्ट्रेस अल्सर्स होते हैं, एप्थस अल्सर्स होते हैं, इनकी भी कैटेगरी होती है। आप अल्सर देख के बता सकते हो, अ डेंटिस्ट कैन आइडेंटिफाई, आप वो देख के बता सकता है कि ये किस तरह का अल्सर है। 90% ऑफ द टाइम गट इशू होता है। बहुत सारे लोगों को गट प्रॉब्लम्स होती हैं, काफ़ी ट्रीटमेंट करने के बावजूद भी वो अल्सर्स ठीक नहीं होते हैं। देर आर लॉट ऑफ पीपल हु सफ़र फ्रॉम अ डर्मट प्रॉब्लम। वो ये डेंटिस्ट के पास जाते रहते हैं फॉर ट्रीटमेंट, मगर एक्चुअली ये लाइकन प्लानस या कोई और डर्मा रिलेटेड प्रॉब्लम होगी जिसका इलाज एक डर्माटोलॉजिस्ट बेटर कर पाएगा। मतलब मुंह के अंदर जो छाले हैं वो छाले होते डर्मैट हैं। के पास जाना चाहिए, मतलब मतलब ज़रूरी नहीं है, जरूरी नहीं। ओके, ज़रूरी नहीं है, अच्छा। बट देर आर सम अल्सर्स विच हैव अ सल्यूशन। कोई ऐसे हर अल्सर ज़रूरी नहीं है कि पेट से हो रहा है या मुंह में छालों की वजह से हो रहा है। कभी मुंह में दांत भी आता है तो नया छाला आ जाता है। आपने कोई डेंटल ट्रीटमेंट कराया हो तो छाले हो जाते हैं, पेट खराब हो तो छाले हो जाते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस हो तो छाले हो जाते हैं, एंटीबायोटिक खा रहे हो और विटामिन बी नहीं ले रहे हो साथ में तो छाले हो जाते हैं, किसी विटामिन्स की डेफिशिएंसी से छाले हो जाते हैं। तो छाले होने के बहुत से रीजंस हैं। ये आपको पहले सही डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है कि आपको छाला क्यों हो रहा है और उसका इलाज उसी हिसाब से होना चाहिए। तो ज़रूरी नहीं है कि उसका इलाज डेंटिस्ट के पास ही होना, हो सकता है कि ये ऐसा अल्सर है जो इसके लिए आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। अभी आपने एक बहुत बड़ी बात बताई कि जो ये मुंह में जो छाले होते हैं, मतलब आपने बताया कि स्ट्रेस, तो दांतों के दर्द के स्ट्रेस के मतलब दांतों का दर्द और स्ट्रेस ये भी कहीं ना कहीं से सिमिलर कुछ होता है। जैसे कि अगर स्ट्रेस होता है तो दांतों में दर्द हो जाता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि स्ट्रेस और दांतों के दर्द का भी कुछ रिलेशन है, कुछ बताएंगे उसके बारे में? जो एक कंडीशन होती है जी, हम उनको बोलते हैं टाइप ए पर्सनालिटीज़ होती हैं, जो अपने दांतों को बहुत मीसते हैं स्ट्रेस की वजह से। सो ये जो लोग बहुत हाई अचीवर्स होते हैं ना, जिनका बहुत जैसे रॉक स्टार्स, पॉलिटिशियंस, जो आप एक टाइम पे बहुत सी चीज़ें कर रहे होते हैं, या कोई भी ये उसको एक आयुर्वेदा में नाम है कि ये इस तरह के लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। ओह, तो टाइप ए पर्सनालिटीज़ होती हैं, उनके जो दांत होते हैं वो आपस में मीसने की वजह से दांतों में दर्द रहता है, जॉ में दर्द रहता है, हेडेक रहता है, नेक एक रहता है। ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं जो मैनिफेस्ट करती हैं स्ट्रेस की वजह से। दांतों में इरोजन, एब्फ्रैक्शन, टीएम जॉइंट में दर्द रहना, क्लिकिंग साउंड आना, नेक में दर्द रहना, ये सब दांतों में स्ट्रेस की वजह से, जिसकी वजह से आप दांत बहुत ज़ोर से मीसते हैं, उसकी वजह से मैनिफेस्ट होता है। अच्छा, अगर हम दांत नहीं पीसते हैं तो फिर नहीं होगा? मतलब अगर मान लीजिए हम स्ट्रेस में हैं और हम अगर दांत नहीं पीस रहे हैं, जैसे मतलब जैसे दांत अभी आपने बोला गुस्से में हम दांत पीसते हैं, तो अगर हम वो नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी हम स्ट्रेस में हैं तो क्या होगा उस वक्त दांतों में? नहीं, तब नहीं होगा। ओके। एंड एक चीज़ जानना चाहेंगे, अब थोड़ा सा सीरियस इश्यूज़ पे हम बात करेंगे। जो हमारे जो दांतों में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, दर्द हुआ या फिर जो भी है, इसका कनेक्शन जो है वो किसी सीरियस इश्यूज से होते हैं, हेल्थ इश्यूज, जैसे कि आपके हार्ट हेल्थ या कैंसर? बहुत सी ऐसी डिजीज़ेस हैं जी, जिनका डायरेक्ट कनेक्शन आपके दांतों से है। ओके, आपकी ब्रेथ, ओरल ब्रेथ होती है ना, जैसे जो आपकी एक पर्टिकुलर स्मेल से डेंटिस्ट आइडेंटिफाई कर सकता है कि आपको लिवर प्रॉब्लम है, आपको गट प्रॉब्लम है, आपको किसी तरह का कैंसर है, ये एक डेंटिस्ट भी आइडेंटिफाई कर सकता है। कुछ इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली आपके हार्ट से लिंक्ड होते हैं। ओके, जैसे जैसे कुछ इन्फेक्शंस कैन कॉज अ हार्ट प्रॉब्लम। ओके, जैसे
डेंटल बीमारी है कॉल्ड लुडविग्स एंजाइना, जैसे इट कॉजेज अ प्रॉब्लम विद योर हार्ट. So sometimes it is any kind of infection in the oral cavity. कोई भी infection जो दांतों में हो, उससे आपको heart issue हो सकता है. उससे आपको अब जैसे कुछ लोग पान मसाला, खैनी, सिगरेट स्मोकिंग, इससे कैंसर भी हो सकता है. देर इज़ कुछ लोगों को एक पर्टिकुलर तरह के अल्सर्स होते हैं जो हील ही नहीं करते. दे आर ऑल्सो, उससे भी पता चलता है कि ये कैंसर का साइन है. तो एक ओरल हेल्थ और हेल्दी दांत और गम्स बहुत ज़रूरी हैं टू मेंटेन. आप जिसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हो, आप जो बहुत इग्नोर्ड पार्ट है हमारी हेल्थ का या बॉडी का, एक हार्ट है तो लोग बहुत केयरफुल हैं कि भाई हमें हार्ट इशू हुआ, फटाफट डॉक्टर के पास चले जाएंगे, प्रिस्क्रिप्शन फॉलो करेंगे. मगर हम दांत 32 हैं और कुछ ना कुछ होता रहता है और इनके बिना भी हम रह सकते हैं. उसकी वजह से लोग उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते कि क्या आपको हेल्दी टीथ कितना आपके हेल्थ में आपको बेनिफिट दे सकते हैं, वो बहुत ही ज़रूरी है. ओके. एंड जैसे कि भी आपने बताया कि कुछ जैसे कि ओरल हेल्थ से पूरा सब कुछ जुड़ा हुआ है, बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम उससे होती हैं. तो जानना चाहेंगे कि जो ये अलार्मिंग साइन होता है कि अब तो आपको जाना ही पड़ेगा डॉक्टर के पास, क्योंकि उससे और भी आपको हेल्थ इश्यूज़ हो जाएंगे. तो उन अलार्मिंग लक्षण जो होते हैं, साइंस होते हैं, जो भी साइन आते हैं, उसके बारे में बताइएगा कि कौन कौन सी सिचुएशन हो कि आपको जाना ही पड़ेगा डॉक्टर के पास. कुछ लोगों को बहुत ज़बरदस्त फाइब्रोसिस होता है मुंह में. इतना ज़्यादा होता है कि उनकी माउथ ओपनिंग बहुत कम हो जाती है. मतलब नॉर्मली एक 2.5 फिंगर्स डल के आपका मुंह खुलना चाहिए. ओके. कुछ लोगों का मुंह जो होता है ना, खुलता ही नहीं है, बिकॉज वो अंदर चीक्स में फाइब्रोसिस हो जाती है. दैट इज़ अ अलार्मिंग साइन कि आपको ये तुरंत डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए. आपके मुंह में साइड में वाइट पैचेस हो रहे हैं, कुछ चीज़ें लाइकन प्लानस भी हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि, बट ये आप खुद से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये वाइट पैचेस कैंसरस हैं या नहीं हैं. तो उसके लिए आपको एक डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए. अगर आपको बहुत से अल्सर्स हो रहे हैं और वो हील नहीं हो रहे मुंह में, तो भी आपको उसका तुरंत चेकअप के लिए जाना चाहिए. अगर कोई टंग के ऊपर, ज़रूरी नहीं है दांत और मसूड़े, टंग के ऊपर भी बहुत वाइट पैची हो रहा है, तो भी आपको डेंटिस्ट के पास तुरंत जाना चाहिए चेक कराने के लिए कि इससे मुझे और कोई और हेल्थ इश्यूज़ तो नहीं हो रहे हैं. ओके. एंड ये ओरल हेल्थ एंड इम्यूनिटी का भी कोई कनेक्शन है, एंड है तो प्लीज़ बताइएगा. इम्यूनिटी और ओरल हेल्थ वापस आपको पीएच से जोड़ेगी. अगर आपका पीएच ठीक नहीं है तो आपका इम्यूनिटी भी ठीक नहीं है. ओके. तो वहीं से ही आपका ओरल कैविटी के साथ पीएच के साथ कनेक्शन हो जाता है. तो अगर आपको अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है तो आपको कहते हैं ना, जैसे आंवला खा लीजिए, या ऐसे फूड्स होते हैं जो एक न्यूट्रिशनिस्ट आपको बेटर बता सकते हैं कि ये खाने से आपका, तो एनीथिंग विच क्रिएट्स अल्कलाइन इज़ गुड फॉर योर हेल्थ. ओके. एनीथिंग जो एसिडिक फ्लोरा कनेक्ट करता है वो इज़ नॉट सो गुड फॉर योर हेल्थ. ओके. एंड ये जैसे कि अभी हम लोग हेल्थ के बारे में बहुत सीरियस इश्यूज़ पे बात कर रहे हैं, तो जानना चाहेंगे जो ये कैंसर, जो माउथ कैंसर होता है, उसके कुछ लक्षण एंड उसके प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं. छोटी मोटी जो चीज़ें हैं, छोटी छोटी जो हम घर पे कर सकते हैं. जी. प्रिवेंशन के लिए सबसे पहले कोई भी चीज़ का ऐसा सेवन ना करें जिससे, आपको भी पता है आजकल तो हर चीज़ के ऊपर मार्किंग के साथ आता है कि दिस कैन कॉज कैंसर. सिगरेट्स है, वेप है, हुक्का है, यस. एंड ये सब चीज़ें कैंसर कॉज करती हैं. तो इन सब चीज़ों के लिए ज़्यादा थोड़ा आपको केयरफुल रहना चाहिए कि मैं ये खुद से ना करो, और अगर आप करो तो फिर मॉडरेशन में करो. सो ये इसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये तो दिस इज़ अ ग्लोबल यूनिवर्सल थिंग. उसके सिवा आपको अपना हेल्थ बेटर करने के लिए जो हेल्दी चीज़ें हैं,
जो खाने के लिए आपके हेल्दी हैं वो आपको लेना चाहिए, उनका सही टाइम पे और सही डाइजेशन हो, उसके लिए आपको मैंने पहले ही बताया कि ऑयल पुलिंग आप करेंगे तो आपको उससे गट पे भी बेनिफिट मिलेगा। तो वो सब चीज़ें आप अपने रूटीन में ऐड कर सकते हो। ओके। एंड वो लक्षण, जैसे मैंने आपने आपसे पूछा था कि वो लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, जो 2-4 लक्षण होंगे वो बता दीजिएगा। कोई बहुत बड़ा एब्सेस काइंड है जो हील नहीं हो रहा है, ओके। कोई भी एरिया है जो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, हील नहीं हो रहा है, कोई बहुत वाइट पैचेस हैं जो हील नहीं हो रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो, जैसे बहुत सारा विटामिन बी और सी की डेफिशिएंसी हो, तो भी आपको ये सिम्टम्स आपको खुद ही बता देगा, अलार्मिंग। आपको गम का, अगर गम स्पॉन्जी है, बहुत ज़्यादा ब्लीड करते हैं, बहुत ज़्यादा माउथ ओपनिंग में डिफ़िकल्टी है, ये सारे सिम्टम्स आपको पॉइंट करते हैं कि आपको एक डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, अब समय आ गया है। अच्छा, जैसे अभी ये कैंसर वाली, मतलब ये हमारे थोड़ा कैंसर का भी हो सकता है, जो अभी आपने साइन बताया, तो उसके अलावा फीवर वगैरह का भी होता है? जैसे ये चीज़ें हो रही हैं और साथ के साथ फीवर भी चलता है, जैसे कैंसर नहीं, होता है ऐसा कुछ नहीं है। फीवर से उसका कोई, फीवर से इन्फेक्शन का ज़रूर, कोई अंडरलाइंग इन्फेक्शन है जिसकी वजह से आपको फीवर हो सकता है। तो वो ज़रूरी नहीं है कि आपको ओरल कैविटी में इन्फेक्शन है, कहीं पे भी बॉडी में इन्फेक्शन होगा तो आपको फीवर होगा। ओके। सो दांतों के लिए जो बेस्ट फूड है वो बता दीजिए। दांतों के लिए हेल्दी फूड, एनीथिंग लाइक avocado, आंवला, टोमेटोज़, ग्रीन एंड लीफी वेजिटेबल्स, हर तरह का साग, वेरी वेरी हेल्दी। एनीथिंग विच गिव्स विटामिन बी और विटामिन सी टू योर बॉडी इज़ वेरी गुड फॉर योर टीथ। दांतों से एप्पल खाना, कोई भी चीज़ लाइक एप्पल ऑल्सो इज़ वेरी वेरी हेल्दी। और इससे कि आपको पुराने टाइम में सेइंग था कि 32 बारी चू करके खाओ, आराम से चू करके खाओ। 32 बार वाला अभी भी है कॉन्सेप्ट? अभी भी ये कॉन्सेप्ट है कि ये मतलब आप उसको धीरे धीरे, जैसे गाजर है, एप्पल है, ब्रोकली है, आंवला है, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी वेरी गुड फॉर यू। ओके। एंड अब ऐसे छोटे छोटे सवाल हैं, जैसे कि सोडा या फिर कोल्ड ड्रिंक, इनसे क्या दांत खराब होते हैं? देखिए, ऐसा है कि ये एक बिल्कुल सही बात है कि सोडा और ये सब ड्रिंक से ख़राब होते हैं, बट एक चीज़ मैं, क्योंकि हम सब लेते हैं, ये तो सबको ही पता है कि हम सब लेते हैं, ठीक है, बट एक दो चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप ये चीज़ करके अवॉइड कर सकते हो प्रॉब्लम। इंस्टेंटली हॉट और कोल्ड कॉम्बिनेशन नहीं करना चाहिए। जैसे आपने कुछ ठंडा पिया, सपोजिंग आपने कोई कोल्ड ड्रिंक लिया, कोई भी, चाहे नींबू पानी लिया, चाहे कोई कोला लिया, बर्फ़ डाल के लिया, उसके तुरंत बाद कोई चाय या कॉफ़ी बिल्कुल गर्म ली, तो ये आपके दांतों के लिए ज़्यादा हार्मफुल है। जब भी आप हॉट एंड कोल्ड चीज़ लें तो थोड़ा सा एक गैप रखें। आपने देखा होगा लोग जो गुलाब जामुन के साथ आइसक्रीम खाते हैं, उनको ठंडा गरम बहुत ज़बरदस्त लगता है, बहुत लोग लगता है जी। उनको सेंसेशन अगर ठंडा गरम से हुई तो बहुत ज़्यादा होती है। ओके, मतलब ये है वो कॉम्बिनेशन गलत है। तो प्रॉब्लम इज़ कि जो ठंडा, हर दांतों के अंदर ना बहुत बारीक बारीक ट्यूब्यूल्स होते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और एक्सपैंड करते हैं। तो गर्म खाने से और ठंडा खाने से उसी के बाद तो वो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करते हैं, जिसकी वजह से दांतों के बीच में इंटरनल क्रैक्स आ जाते हैं। अच्छा। आप ग्लास में भी गर्म पानी डालिए, ठंडे ग्लास में, तो ग्लास क्रैक कर जाता है। तो दांत, आप सोचिए कि आपने तुरंत कुछ ठंडा लिया, दांत वो कॉन्ट्रैक्ट कर गए ट्यूब्यूल्स, कुछ तुरंत गर्म लिया, दांत एक्सपैंड कर गया अंदर से, तो वो अंदर से जो क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं वो आपके लिए ज़्यादा हार्मफुल है। तो कोल्ड ड्रिंक पीजिए, जब भी एक चीज़ लें, ठंडा लें तो ठंडा लें, गरम पिए तो गरम पिए, मगर उसको मिक्स करने से ज़्यादा नुकसान आप कर रहे हैं। एंड व्हाट्स अबाउट चाय कॉफ़ी, उससे भी दांत में जो है वो पीले पड़ जाते हैं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं। एंड अगर हम लोग उसे पी रहे हैं तो क्या उसके बाद कुल्ला करना चाहिए, ऐसा कुछ, क्या रिंस करना चाहिए दांतों को? देखिए, जो दांत
हम जैसे चाय पीते हैं, आजकल बहुत से लोग डिप वाली चाय पीते हैं, उससे कोई इतना ज़्यादा डैमेज नहीं होता। जो ज़्यादा कढ़ी हुई चाय होती है उससे आपको ज़्यादा डैमेज होता है दांतों को। तो अगर आप मॉडरेशन में लें तो ऐसा नहीं है कि आप चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक नहीं पी सकते, मगर आप दिन में 10 कप पी रहे हैं, 14 कप पी रहे हैं तो इट इज़ ऑब्वियसली हार्मफुल फॉर योर, आपके गट के लिए भी हार्मफुल है, आपके दांत के लिए भी हार्मफुल है। और उतनी बार आपके उतना ठंडा गर्म खाने से आपके दांत अंदर से, आप ये सोचिए कि दांत एक पूरा एक लाइव सब्जेक्ट है जिसके अंदर बहुत से ट्यूब्यूल्स हैं और वो उतनी बारी एक्सपैंड कर रहे हैं और उतनी बारी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो दांतों पे क्या असर होगा। अगर आप ये एक बारी सोचना शुरू कर देंगे तो अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा, एक बात करेंगे विजिटम टीथ के बारे में। बहुत सारे लोगों को बहुत सालों तक आता रहता है ना? और बहुत सारे लोगों को मतलब पहले ही आ जाता है। तो क्या इसका कोई टाइमिंग होता है? एंड वो जब आता है तो इतना ज़्यादा दर्द होता है और कई बार वो प्रॉब्लम का भी एक तरीके से सबब बन जाता है। कई बार प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक भी हो जाता है क्योंकि मसूड़ा सूज जाता है। मुझे याद है कि जब मुझे आ रहा था तो उस वक्त मेरा मुंह इतना सूज जाता था और इतना ज़्यादा वो मुझे इतना पेनफुल होता था मेरे लिए। तो उससे कैसे बचें एंड ये क्यों होता है बेसिकली? देखिए, जो विजडम टीथ होता है, इसको विजडम नाम ही क्यों पड़ा था? हाँ, अक्कल दाढ़। हाँ, नाम इसलिए पड़ा था अक्कल दाढ़ क्योंकि ये तब आता था 18 से 25 साल की उम्र में। हाँ, लेकिन जब हाँ जी। जब आपको थोड़ी अकल आनी शुरू होती थी, इसलिए उसको विजडम टूथ कहा जाता था। पहले जैसे जैसे ह्यूमन बीइंग इवॉल्व हुआ है, वैसे वैसे उसका जॉ का साइज छोटा होता गया है। आप देखो, पहले लोगों के सर बहुत बड़े बड़े होते थे तो जॉज भी बड़े होते थे, दांतों के लिए भी बड़ी स्पेस होती थी। अब जैसे जैसे ह्यूमन बीइंग बहुत इंटेलिजेंट होता जा रहा है तो हेड साइज, जॉ साइज सब कुछ श्रिंक कर रहा है। तो दांत 32 हैं और मुंह में जगह है 28 दांतों की। तो इसलिए वो विजडम टूथ जब आता है तो उसको जगह नहीं मिलती है। वो कभी टेढ़ा आता है, कभी लेटा हुआ आता है, कभी बिल्कुल बाहर की तरफ आता है। तो वो उसको डिफरेंट टाइप ऑफ इम्पैक्शन बोलते हैं। तो वो आपके मुंह को ठीक से, जो ये जॉ होता है हमारा, ये इसको हम हिंज जॉइंट है, ऐसे एक ही डायरेक्शन में खुलता है और बंद होता है। और इसका एक बड़ा टेक्निकल वो है। अगर ये दांत टेढ़ा आता है तो उसकी वजह से दांतों में, मुंह में क्लिकिंग साउंड होती है। लोग उससे ही घबरा जाते हैं कि ये क्लिकिंग साउंड क्यों आ रही है। ये अक्सर विजडम टूथ की वजह से होती है। सो अगर आप विजडम टूथ अगर तो जगह में आ गया है, लोग पुराने टाइम में सेइंग थी, अगर 32 दांत है ना तो जो बोलेगा सच ही बोलेगा, या इसकी बहुत काली जुबान है, ऐसे अक्सर कहा जाता था। बिकॉज ये लोग जो होते थे, दैट वाज द एज ग्रुप जब आपके दांत पूरे आ चुके होते थे। अभी भी ये ज़रूरी नहीं है कि सबके विजडम टूथ निकलते हैं। जिनके जॉ में स्पेस नहीं है उनके निकालने ज़रूरी हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि सबको अपने विजडम टीथ निकलवाने हैं। ओह, अच्छा। तो जैसे कि ये जो स्वेलिंग वगैरह हो जाता है उसका कुछ उपाय बता दीजिए। बहुत से लोग हैं जो इससे जूझ रहे हैं। जो ये स्वेलिंग होती है, सबसे ज़रूरी चीज़ है बाहर से कोल्ड कंप्रेशन करें, मतलब बर्फ़ लेके उससे बर्फ़ से सिकाई करें। अच्छा। और मुंह में अंदर गर्म पानी में नमक डाल के, तो ये आपके जॉ को रिलीफ देगा, स्वेलिंग को रिलीफ देगा। और आपको 2-3 दिन में ही आपको खुद ही फ़र्क पता चलेगा। खाली गर्म पानी में नमक डाल के कुल्ले करें और बाहर से बर्फ़ का सेक करें, उससे भी आपको विजडम टूथ से काफ़ी पेन रिलीफ मिलेगा बिसाइड्स द मेडिकेशन। ओके। एंड अब जानेंगे टीथ वाइटनिंग के बारे में, क्योंकि मुस्कान जो है वो सबको चाहिए। जिनका प्रोफेशन है उनको तो चाहिए ही, जैसे मीडिया फील्ड में एंकर्स वगैरह को भी चाहिए एंड मॉडल्स वगैरह को भी चाहिए, या फिर जो नहीं भी हैं वो लोग भी अगर मुस्कान चाहते हैं, और मतलब ऑब्वियसली पर्सनालिटी काफ़ी इफ़ेक्ट करता है उससे, तो वो खूबसूरत मुस्कान के लिए जो टीथ वाइटनिंग होती है, एक तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। एंड उसके बारे में ये बताइएगा क्योंकि मैंने जो है वो कहीं सुना है कि शायद टीथ वाइटनिंग से जो है वो कुछ प्रॉब्लम होती है, लाइक जैसे कि ये पूरी तरीके से सेफ़ नहीं है, दांत पतले हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टीथ वाइटनिंग एक बहुत ही सेफ प्रोसीजर है, बट डिपेंड करता है कि आपको क्या टीथ वाइटनिंग की ज़रूरत है।
एक बारी अगर आपने टीथ वाइटनिंग करा लिया तो आपको ये रेगुलरली कराना पड़ेगा, ये आप मान के चलिए। तो आपको ये हमेशा ही करना पड़ेगा, बिकॉज उसके से दैट इज़ वाई वी ऑलवेज, जब भी कोई मेरे पास पहली बार ही आता है टीथ वाइटनिंग कराने के लिए, मैं उसको समझाती हूँ कि भाई जैसे आप अपना बाल कलर कर रहे हैं ना, आपने डिसाइड कर लिया कि आपको यंग ही दिखना है, ग्लैमरस ही दिखना है, तो वैसे ही आप ये भी डिसाइड कर लीजिए कि आपको अपने टीथ को, बट ये जो टीथ वाइटनिंग के जो आप एड्स देखते हैं कि बिल्कुल पेपर वाइट हो गया, बिल्कुल वाइट वाइट हो गया, वो वैसा टीथ वाइटनिंग से नहीं होता है। टीथ वाइटनिंग कैन ओनली गिव योर टीथ शेड बेटर, मे बी 4 to 5 शेड करेक्शन और मे बी 8 to 10 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा करेक्शन नहीं आता है। और टीथ का क्वालिटी कैसा है, अगर आपका वीक एनामल है तो आपको टीथ वाइटनिंग नहीं करानी चाहिए। अगर आपका टीथ स्ट्रॉन्गर है तो आप टीथ वाइटनिंग करा सकते हो। जो इनामल जिनके वीक होते हैं वो, उनको सेंसिटिविटी होती है और 2-3 दिन रहती है पोस्ट मतलब वाइटनिंग प्रोसीजर ऑल्सो। वाइटनिंग के लिए अगर आप सोचो कि ये कोई टूथपेस्ट मेरे दांत वाइट कर देगा या खाली ये मैं वाइटनिंग स्ट्रिप्स यूज़ कर लूँ तो इससे मेरे दांत वाइट हो जाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है। आपको उसके साथ डेंटल वाइटनिंग पूरा प्रोसीजर कराना पड़ेगा और ये सब चीज़ आप उसके साथ ऐड ऑन कर सकते हो टू मेंटेन दैट वाइटनेस। और जिनके दांत इससे भी नहीं वाइटन होते तो उनको, जो आप देखते हो बिल्कुल परफेक्ट वाइट टीथ, हाँ, जो वो ये आपको विनियर्स से आते हैं। ओह, वो उसका प्रोसीजर ही डिफरेंट है, दैट इज कॉल्ड स्माइल डिज़ाइन। उसके लिए आपको विनियर्स, थिनियर्स, ल्यूमिनियर्स, ये सब कराना पड़ता है ताकि आपकी परफेक्ट वाइट टीथ हो। ओके, वो वाइटनिंग से नहीं आता है। उसे आप शायद स्माइल मेकओवर कह सकते हैं। हाँ, अब वो आपको स्माइल मेकओवर के अंडर आता है। स्माइल मेकओवर में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। यू कैन डू स्माइल मेकओवर विद टीथ वाइटनिंग, यू कैन डू स्माइल मेकओवर विद विनियर्स, यू कैन डू स्माइल मेकओवर विद implants, you can do a smile makeover with crowns and bridges। तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सो इट्स अ वेरी ब्रॉड स्पेक्ट्रम वर्ड। आपको बहुत सारे प्रोसीजर्स उसमें इंक्लूडेड हैं, बट आपकी स्माइल विंडो, जैसे आप हैं, आपकी स्माइल विंडो, जब आप स्माइल करते हो तो आपके सारे दांत विजिबल नहीं होते। कुछ लोगों के दांत होते हैं कि खाली ऊपर के दांत दिखते हैं, कुछ लोगों की स्माइल होती है कि खाली बात करते हैं नीचे के दांत नजर आते हैं, कुछ लोगों के दांत होते हैं आप मोलर टू मोलर देख सकते हैं, कुछ लोगों के दांत में आप बात भी करो तो दांत नजर नहीं आते। तो ऐसा, हाँ, एग्जैक्टली। तो हर एक का स्माइल विंडो डिफरेंट है। तो आपको उस पेशेंट के हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं इस स्माइल विंडो वाले पेशेंट के लिए मैं क्या कर सकती हूँ या मैं क्या इसके लिए ट्रीटमेंट डिवाइस करूँ। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ जो आपको फिट हो वो एक्स या वाई या जी को फिट हो। एग्जैक्टली। एंड एक चीज़ जानना चाहेंगे, डेंटल इम्प्लांट्स जो होते हैं और ब्रेसेस में क्या अंतर होते हैं और कौन सा सही, मतलब कौन सा विकल्प हम चुन सकते हैं? देखिए, जो डेंटल इम्प्लांट्स और ब्रिजेस होते हैं, अगर आपके आसपास के दांत बिल्कुल हेल्दी हैं और एक ही दांत मिसिंग है तो आपको इम्प्लांट के लिए जाना चाहिए। अगर आपका एक दांत मिसिंग, सपोजिंग एक दांत आपका मिसिंग है, मगर अगर आपके अगल बगल के दांतों में कैविटीज़ हैं, दांत इरोडेड है, तो इट इज़ बेटर कि आप उस पर ब्रिज लगाएं। मगर अगर आपका दांत सब पूरा हेल्दी है तो फिर आप वहाँ पे इम्प्लांट लगा सकते हो। तो चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट ज़रूरी नहीं है कि जैसे एक फरारी है, गाड़ी है, वो हमारी इंडियन रोड पे तो नहीं चल सकती ना, इतना ट्रैफिक है, सड़क टूटी हुई है। तो आपको सही विकल्प के लिए सही चीज़ चुनना चाहिए ना, कि हमारी सड़क पे कौन सी गाड़ी चल सकती है, तो हमारे लिए कौन सा इम्प्लांट होना चाहिए या ब्रिज होना चाहिए। वो उसके लिए आप अगर अपने डेंटिस्ट को ट्रस्ट करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वही आपको सही गाइड कर पाएगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या आपके लिए सही विकल्प है। वैसे ही ब्रेसेस और आजकल क्लियर अलाइनर्स हैं, तो आप पहले तो हम दांतों पे ब्रेसेस लगाते थे और आजकल हम क्लियर अलाइनर्स पहनते हैं जिसको आप लगा के निकाल सकते हो।
तो आप कौन सा वाला विकल्प सही है। देखिए अगर आपको बहुत फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स है तो आई विल से कि आप ब्रेसेस कराओ, बट ब्रेसेस के अपने भी बहुत नुकसान हैं, क्योंकि आप कोई चीज़ दांतों पे चिपका रहे हो और फिर आप निकाल रहे हो, तो उससे थोड़ा एनामल का लॉस भी होता है और थोड़ी कैविटीज़ भी होती हैं। इसलिए क्लियर अलाइनर्स उससे बेटर ऑप्शन है, बट उसका प्रॉब्लम ये है कि वो थोड़ा महंगा है। तो ये हर चीज़ का प्रोज एंड कॉन्स है, हर चीज़ का। तो इस सबसे पहली चीज़, ज़रूरी चीज़ ये है कि आप ये समझें कि आपके लिए क्या सही होगा, क्या नहीं होगा। ज़रूरी नहीं है कि जो इम्प्लांट मेरे लिए सही है वो आपके लिए भी सही हो। बिल्कुल। ज़रूरी नहीं है जो ब्रेसेस मेरे लिए सही है वो आपके लिए भी सही हो। मे बी आपके लिए क्लियर अलाइनर्स, इम्प्लांट्स में भी अब आजकल हम ज़रूरी नहीं है कि कन्वेंशनल इम्प्लांट्स ही सही ऑप्शन है। आजकल एक चीज़ होती है जिसको बेजल इम्प्लांट्स बोलते हैं। तो अगर पेशेंट है, डायबिटीज़ का है, स्मोकर है, लेडी है, 60+ है, तो बेजल इम्प्लांट बेटर है बजाय कि इसके कि आप कन्वेंशनल इम्प्लांट करें। तो कौन सी आप एज ग्रुप में हैं, कौन सा आपके लिए सही ट्रीटमेंट बैठेगा, कौन सा आपके लिए सही वो है। आपको हर चीज़ के लिए एक गाइड चाहिए और मार्गदर्शक चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि आजकल हर कोई गूगल पढ़ के आता है, और जो गूगल पढ़ के आता है उसको तो एक उसने देख लिया कि ये बेस्ट है तो मुझे तो यही चाहिए, बट ज़रूरी नहीं है कि ये जो आपने पढ़ के आए हो वो ही आपके लिए बेस्ट सोल्यूशन है। एंड गूगल के अलावा इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे रील्स वगैरह भी वायरल होते रहते हैं जो हाँ, सो आप कुछ भी, आजकल हर एक बंदा अपना कंटेंट बनाता है और डाल देता है। उसको ना इट इज़ रिसर्च्ड, ना ही आपको उसका प्रॉपर आपने कोई ऑथेंटिकेशन कि क्या, या कोई एक्सपर्ट उसके बारे में। आपको हर एक चीज़ के लिए, आप एक लेडी प्रेग्नेंट हो जाए आज तो हर दूसरा बंदा उसको एक एडवाइस दे देता है, तुम ऐसे करो, वैसे करो, वैसे करो, वैसे करो, है। गूगल पे पढ़ेगी तो उसको ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। बट इट इज़ बेटर टू गो टू योर एक्सपर्ट, ट्रस्ट योर डॉक्टर एंड फॉलो वन पर्सन's एडवाइस। यस। एंड अब थोड़े मिथ्स के बारे में। दांत निकलने से जो है वो जब निकालते हैं हम दांत, अगर प्रॉब्लम होती है तो उससे क्या आंखें कमज़ोर हो जाती हैं? ये बहुत बड़ा मिथ है। ओके। टीथ वाइटनिंग से दांत कमज़ोर होते हैं? ये भी बहुत बड़ा मिथ है। चीनी से कैविटी होती है? हाँ, हो सकती है। ज़ोर से ब्रश या देर तक ब्रश करने से सफाई ज़्यादा बेहतर होती है? नहीं, ये गलत है। सफ़ेद चमकते दांत हमेशा ही हेल्दी होते हैं? ज़रूरी नहीं है। चारकोल टूथपेस्ट जो है वो काफ़ी इन है, तो क्या उससे दांत बहुत बेहतर हो जाते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, इट्स ओनली अ मार्केटिंग गिमिक। ज़्यादा टूथपेस्ट मतलब ज़्यादा सफ़ेद दांत ज़्यादा इफ़ेक्टिव? ऐसा भी नहीं है, सही मात्रा इस्तेमाल करें। लौंग का तेल दांतों के लिए बेस्ट? लौंग का तेल अगर कहीं दर्द हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज इट कैन कॉज अल्सर्स। ओके। फिटकरी के पानी से दांतों को उसका जो है वो उससे कुल्ला वगैरह करने से दांतों की सारी बहुत प्रॉब्लम्स अच्छा है। सारी प्रॉब्लम्स तो नहीं सॉल्व हो सकती हैं, बट काफ़ी हद तक आपको मसूड़ों में रिलीफ मिलेगा। नमक और जो सरसों का तेल है वो दांत पे रगड़ने से दांत सफ़ेद हो जाते हैं? नहीं। एंड एक और चीज़ है जो केले का छिलका होता है, बोला जाता है कि केले के छिलके के जो पीछे वाला जो परत होता है जिससे छीलते हैं जब, तो उसको दांत पे रगड़ने से दांत सफ़ेद हो जाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो इतनी सारी मिथ्स के बारे में हमने जाना। थैंक यू सो मच। डेफिनेटली ये पॉडकास्ट आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि अब तक आप सब ने दांतों के बारे में इतना सब कुछ तो डेफिनेटली नहीं जाना होगा। किस तरह से अपने ओरल हाइजीन का ख्याल रखें, किस तरह से जो ऑयल पुलिंग है वो हमारे पूरे हेल्थ के लिए अच्छा है, और साथ ही साथ दांतों में हमें क्या अवॉइड नहीं करना चाहिए, हमें क्या खाना चाहिए, हमारा लाइफस्टाइल कैसे होना चाहिए, इन सारे टॉपिक के बारे में डॉक्टर एकता ने बहुत अच्छे तरीके से बताया। थैंक यू सो मच इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। मुझे यहाँ बुलाने के लिए थैंक यू सो मच। सो इस पूरे पॉडकास्ट को आप लोग बहुत सारा प्यार दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल गृहलक्ष्मी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। मिलेंगे अगली बार एक नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे हेल्दी।